प्रिय छात्रों, स्वागत है आपका मैथमेटिक्स की इस क्लास के अंदर। ये 10वीं क्लास के लिए एक्सरसाइज नंबर 2 वास्तविक संख्याएं, जैसा कि सामने नाम लिखा हुआ है। हम इसमें अब ये पढ़ेंगे कि सिद्ध करो कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमें सिद्ध करना है। मैंने अपने जीवन में हमेशा देखा है कि बहुत सारे छात्र इस प्रश्न को समझ ही नहीं पाते। क्यों नहीं समझ पाते? क्योंकि इसके अंदर जो छोटी छोटी बातें होती हैं मैथमेटिक्स की, उन बातों के बारे में बच्चों को जानकारियां नहीं होती। इसलिए आज मैं आपको ये सिखाने की प्रयास करूंगा अच्छे से कि हम इसको कैसे सिद्ध करेंगे कि √3, √2, √5 ये सारी एक अपरिमेय संख्या होती है। ये मैं सिखाने का प्रयास करूंगा आपको, लेकिन उससे पहले कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान में रखना जरूरी है। एक बात बीच में, बोर्ड एग्जाम के अंदर 30 क्वेश्चन आते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 12 होता है 2 नंबर का, ज्यादा करके ये क्वेश्चन और इससे संबंधित क्वेश्चन आता है। इसलिए सभी छात्र ध्यान से सुने कि वो अतिरिक्त बातें कौन सी हैं जो इसको सोल्व करने में काम आती है। एक प्रमेय मैंने यहां लिखी है, ये देखिए, ए एक अभाज्य संख्या है। क्या है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या मतलब जानते हो, जिसके अंदर खुद का ही भाग जाता हो। एक का तो कोई मामला नहीं है, क्यों? एक का भाग तो सब में जाता है। जिसमें खुद का भाग जाता हो वह, और किसी का भाग उसमें नहीं जाता हो, वह अभाज्य संख्या होती है। मैंने कुछ नंबर्स यहाँ लिखे हैं। यहाँ देखिए, एक का कोई है नहीं, 2 के पहाड़े में 2 और 2 किसी के पहाड़े में नहीं आता, यानी 2 में 2 का ही भाग जाता है। 3 के पहाड़े में 3 आता है और किसी के पहाड़े में 3 नहीं आता, इसलिए ये भी अभाज्य संख्या है। 4 2 के पहाड़े में भी आता है, ये अभाज्य संख्या नहीं है। 5 के टेबल में आता है और किसी के टेबल में नहीं आता, इसलिए 5 अभाज्य संख्या है। 6 2 में भी आता है, 3 में भी आता है, ये अभाज्य नहीं है, ये अभाज्य है। 8 2 में भी आता है, 9 3 में भी आता है, 10 2 और 5 दोनों में आता है, 11 की टेबल में आता है और किसी के टेबल में नहीं आता, इसलिए ये अभाज्य संख्या है। इस तरह से हम अभाज्य संख्याओं को जो है काउंटिंग में से छांट सकते हैं कि अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। तो अब ये लिखा है यहाँ पर, ए एक अभाज्य संख्या है, कोई एक अभाज्य संख्या है। यदि p² a से विभाजित होता है, यदि p² a से विभाजित होता है तो p भी a से विभाजित होगा। यह प्रमेय इसमें मुख्य रूप से काम आती है। बहुत सारे बच्चों को इस प्रमेय के बारे में पता नहीं होता, वो इसको सीखते नहीं है, उससे पहले ये क्वेश्चन करने लगते हैं तो क्वेश्चन उनसे नहीं होता। देखिए, मैं इसके बारे में आपको बता रहा हूं। ये मैंने कुछ वर्ग संख्याएं यहाँ पे लिखी हैं जो आपके सामने हैं। ये वर्ग संख्याएं सारी ये संख्याएं हम मान लेते हैं, ये संख्याएं मान है p² का, स्क्वायर संख्या। तो यदि p² a से विभाजित होता है, मतलब p² यानी ये संख्याएं जो आपको दिखाई दे रही हैं, 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100 121 144 169 196 225 में वर्ग संख्याएं। ये यदि किसी अभाज्य संख्या से विभाजित होती है तो इनका वर्गमूल भी अभाज्य संख्या से विभाजित होगा। इनका वर्गमूल भी अभाज्य संख्या से विभाजित होगा। जैसे हम इसमें से एक दो उदाहरण देते हैं। जैसे मान लो ये 36 है। 36 जो है वो कई संख्याओं से विभाजित होती है। किस किस से होती है? 2 का भी जाता है, 3 का भी जाता है, 4 का भी जाता है और 6 का भी जाता है, 9 का भी जाता है, 12 का भी जाता है, 18 का भी जाता है। कितनी संख्याओं से 36 विभाजित हो रहा है? लेकिन इनमें से अभाज्य संख्या कौन सी है? ये कोई सी भी अभाज्य संख्या नहीं है, केवल 2 और 3 है। तो 36 2 और 3 से विभाजित हो रहा है, तो इसका मतलब √36 यानी 6, यानी कि p, यहां हमने जो लिखा है p, ये p भी 2 और 3 से विभाजित होगा। आप देख लीजिए, 6 में 2 का भी भाग जाता है और 3 का भी जाता है। तो कहने का मतलब है कि यदि कोई वर्ग संख्या किसी अभाज्य संख्या से विभाजित होती है तो उसका वर्गमूल भी उसी अभाज्य संख्या से विभाजित होगा। और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मान लो ये ले लेते अपन 100। अब 100 में किस किस का भाग जाता है? 2 5 और 10 20 25 50, इतनी संख्याओं से विभाजित हो रहा है।
लेकिन इनमें अभाज्य संख्या कौन सी है? 2 और 5, बाकी अभाज्य संख्या नहीं है। अब यदि 100 में 2 का भाग जाता है तो 100 का वर्गमूल 10, 10 में भी 2 का जा रहा है। 100 में 5 का भाग जाता है तो 100 का वर्गमूल 10, 10 में भी 5 का जा रहा है। तो इस तरह से एक ये बात जो है इसमें महत्वपूर्ण है, याद रखना, यदि किसी वर्ग संख्या में किसी अभाज्य संख्या का भाग जाता है तो उसके वर्गमूल में भी अभाज्य संख्या का भाग पूरा पूरा जाएगा। एक तो बात ये है इसमें महत्वपूर्ण। फिर अपन शुरू करते हैं इसको, 2-3 बातें हो रहेगी जिसको बीच में अपन समझेंगे। शुरू करते हैं, सिद्ध करो कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो हमने माना √3 एक परिमेय संख्या है। हमने मान लिया ये परिमेय है। तो परिमेय के बारे में तो आपको पता ही है, परिमेय संख्या क्या होती है? P/Q के रूप की संख्याएं परिमेय होती हैं, जहां P और Q ये दोनों सदस्य होते हैं Z के। Z का मतलब आपको पता ही है, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ये है Z, है ना। तो P और Q दोनों इसमें से आए हैं, इसके मतलब P और Q दोनों इसमें से आए हैं। बस ये जो नीचे वाली संख्या Q है ये 0 नहीं है। ये परिमेय संख्या की परिभाषा है। आप देख लीजिए, कोई भी बटा की संख्या, कोई भी संख्या परिमेय होती है यदि उसका अंश और हर Z में से आए और Q जो नीचे हर जो है वो 0 न हो। तो हमने माना √3 एक परिमेय संख्या है। इसका मतलब √3 बराबर अपन लिख सकते हैं, मान लीजिए हमने लिखा A/B लिखा अपन ने। तो A और B जो है ये पूर्णांक है, ये पूर्णांकों का समुच्चय है। तो अपन लिखेंगे A और B पूर्णांक है। ये दोनों पूर्णांक है A और B। और इसके साथ एक बात और लिखेंगे, ये दोनों सह अभाज्य संख्या है, को प्राइम नंबर। अपन ये मान लेते हैं ये सह अभाज्य संख्या है, ये अपन ने मान लिया ये दोनों। इसका अर्थ क्या हुआ मैं आपको अभी बताता हूं। सह अभाज्य संख्या का पूर्णांक तो है, ये दोनों पूरे अंक हैं, Z में से आए हैं। सह अभाज्य का मतलब है जैसे मान लो कि आपके पास 15/20 है। ठीक है, तो 15/20 दोनों जो है 5 से कटते, ये दोनों सह अभाज्य नहीं है। कब होंगे? जब 5 से अपन काट देंगे, 5 से 15, 5 से 20, अब 3/4 ये सह अभाज्य संख्या है। तो ये दोनों इस तरह की संख्या ली गई है कि ये दोनों किसी भी संख्या से कटती नहीं है। मतलब इन दोनों में कॉमन गुणनखंड नहीं है, मतलब इसमें और इसमें दोनों में किसी एक ही संख्या का भाग नहीं जाता है। ये संख्या ऐसी ली गई है A और B, है ना। वैसे तो 4 अभाज्य संख्या है अकेली, क्योंकि 2 का भी जाता है, लेकिन 3/4 जो है ये सह अभाज्य संख्या है, ये दोनों किसी एक संख्या से नहीं कट रही है। तो अपन ने इस तरह से अब ये संख्या A और B ली है। अब यहां पर आपको पता है समीकरण में तिरछा गुणा होता है, तो तिरछा गुणा होगा A1 से और √3 B से। अब इन दोनों का अपन जो स्क्वायर करते हैं, तो A का स्क्वायर जो है ये हो गया, दोनों तरफ वर्ग करने पर यह लिखते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो यहां A² बराबर ये हो गया 3B², ये संख्या बन गई A² बराबर 3B²। ये आप देख रहे हैं। ठीक है, यहां पर आपको एक बात और समझने की है। यहां पर ये समझना है, देखिए ये कब लिखते हैं अपन, ये निशान बराबर का है, ये बराबर का निशान कब होता है? ये एक्चुअली संख्या कैसी है, यह A² बराबर 3 × B × B, मतलब A² के ये तीनों गुणनखंड है। तो गुणनखंड का भाग तो इसमें जाता ही। जैसे मान लीजिए सपोज करिए आपने 15 बराबर लिखा, तो 15 के गुणनखंड आप करेंगे, तो 15 का गुणनखंड होगा 3 × 5। अब 3 का भाग भी 5 में जाता है, 15 में जाता है, और 5 का भाग भी 15 में जाता है। मतलब इस तरह से यदि कोई संख्या लिखी जाती है, इसका अर्थ होता है कि ये दोनों जो है
इससे पूरी पूरी विभाजित होती है। मतलब ये दोनों विभाजन जो है 15 इन दोनों से विभाजित हो रहा है। जिससे मान लीजिए आप 30 बराबर लिखते हो, 30 बराबर लिखते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 का भाग 30 में गया 15 बार, 15 दूनी 30, 3 का भी 30 में गया, 3 है 30, 5 का भी 30 में गया, 5 से 30। क्यों गया? क्योंकि ये गुणनखंड है इसके। इसका अर्थ यहां पर भी हम लगा सकते हैं कि ए स्क्वायर में 3 का भाग भी जाता है, ए स्क्वायर में बी का भी जाता है, इस ए स्क्वायर में बी का भी जाता है, ये अपन लगा सकते हैं। तो यहाँ मोटे रूप में अपन देखें कि ए स्क्वायर जो है उसमें 3 का भाग जा रहा है। अब वो प्रमेय हमने जो पहले पढ़ी थी उसमें क्या था कि यदि ये 3 अभाज्य संख्या है, यदि ए स्क्वायर में 3 का भाग जाता है तो ए में भी 3 का भाग जाएगा। ये बात ही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ए स्क्वायर में 3 का भाग जा रहा है तो ए में भी 3 का भाग जाएगा। इसीलिए मैंने वो प्रमेय बताई थी आपको कि पी स्क्वायर यदि ए से विभाजित होता है तो पी भी ए से विभाजित होगा यदि ए एक अभाज्य संख्या है। तो ये ए मतलब ये 3 एक अभाज्य संख्या है, इसलिए ए स्क्वायर जो है इस 3 से विभाजित हो रहा है तो ए भी 3 से विभाजित होगा। बस इतना सा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और कुछ नहीं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप केवल इतना समझिए, यहां पर ये मैंने लिखा है, ये जो दिख रहा है कि ए स्क्वायर 3 से विभाजित होता है तो ए भी 3 से विभाजित होगा। मैं यहां लिखूंगा ए स्क्वायर 3 से विभाजित होता है तो ए भी 3 से विभाजित होगा। ये आप अच्छे से जान लें। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि a बराबर कोई 3c, जहां c कोई पूर्णांक है, जहां c कोई भी पूर्णांक है, कोई भी पूर्णांक हो सकता है। ये a जो बराबर 3 जरूर इसका गुणनखंड है, एक a में 3 का भाग जरूर जाता है, इसलिए हमने लिखा a बराबर 3c। c कोई और संख्या है जिसका भी a में जाता है, हमने ये लिखा। इसको समीकरण नंबर जो है अपन इसको नंबर 1 देते हैं और इसको समीकरण नंबर 2 देते हैं। यहां तक देखिए। अब ये a बराबर 3c है ना। इसका मान जो है a का मान अपन समीकरण 2 से इस a का मान समीकरण 1 में रखते हैं। यानी ये a स्क्वायर दिख रहा है, इस a स्क्वायर की जगह इस a की वैल्यू यानी 3c इसकी जगह पर रखते हैं और यहां लिखते हैं समीकरण 2 से a का मान समीकरण 1 में रखने पर इसमें रखते हैं। तो यहां पर अपन जो रखते हैं मान a की जगह पर रखते हैं 3c। यहां से a का मान 3c है तो ये 3c स्क्वायर बराबर इधर है 3b स्क्वायर। अब इसको सरल करें, 3 तिया 9, ये हो गया 9c स्क्वायर बराबर ये हो गया 3b स्क्वायर। यदि b स्क्वायर बराबर ज्ञात करें तो 3 इसके बटा में जाएगा, नीचे जाएगा और 3 इससे कट जाएगा। यानी अपन लिख सकते हैं b स्क्वायर बराबर 9c स्क्वायर बटे 3 और 3 इससे कटता है, 3 आता है तो बराबर अपन लिख सकते हैं 3c स्क्वायर। ये नंबर 3 पर लिखते हैं। अब देखिए ये क्या बता रहा है, यहां क्या बता रहा था, 3a स्क्वायर से विभाजित होता है तो 3a से भी विभाजित होगा। अब ये क्या बता रहा है, 3b स्क्वायर से विभाजित होता है प्रमेयानुसार। अपन यहां लिख सकते हैं प्रमेयानुसार, मतलब उस वो प्रमेय जो थी उसके अनुसार अपन कर रहे हैं। यहां भी अपन लिख सकते हैं प्रमेयानुसार, उस प्रमेय के अनुसार हमने ये लिखा। अब प्रमेयानुसार हम यहां भी लिख सकते हैं कि b स्क्वायर 3 से विभाजित होता है, b स्क्वायर 3 से विभाजित होता है तो b भी 3 से विभाजित होगा। ये देखिए, अब ये रिजल्ट निकला है आपका। एक तो यहां ये रिजल्ट निकला है कि a भी 3 से विभाजित होगा, ये देखिए। एक ये रिजल्ट निकला है b भी 3 से विभाजित होगा, b भी 3 से विभाजित होगा और a भी 3 से विभाजित होगा।
तो छात्रों ये जो दोनों बातें हैं, यहाँ आपने क्या लिया था, ए और बी पूर्णांक है, ठीक है, लेकिन सहअभाज्य संख्या भी है, मतलब इन दोनों में कॉमन गुणनखंड था ही नहीं, शुरू में अपन लिया था। लेकिन आगे प्रूव हो गया है कि ए और बी दोनों में दोनों तीन से डिवाइड हो रहे हैं। ए जो है तीन जो है, ए का भी गुणनखंड है और बी का भी है, मतलब तीन कॉमन गुणनखंड है ए और बी में। जबकि हमने शुरू में माना था कि ए और बी सहअभाज्य संख्या है, मतलब उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। इसका मतलब हमने जो कल्पना करी थी कि माना √3 एक परिमेय संख्या है, ये जो हमने कल्पना करी थी ये कल्पना गलत है। √3 एक परिमेय नहीं बल्कि अपरिमेय संख्या है। इस बात को हम यहाँ लिखेंगे। अतः हमारी परिकल्पना गलत हो गई। बोर्ड में जगह कम होने की वजह से मैं शॉर्ट लिख रहा हूं, आप इसको लंबा लिख सकते हैं। हमारी परिकल्पना √3 परिमेय नहीं बल्कि अपरिमेय संख्या है। ये आपकी बात ये हो गया यहाँ पर। अब यहाँ मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि जब √3 एक अपरिमेय संख्या है, ये क्लियर हो गया है, तो इसके बाद में यदि हम एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या इनको जोड़ें, इनको घटाएं, इनको गुणा करें, इनको बटा करें, मतलब एक परिमेय और एक अपरिमेय का प्लस, इन दोनों का माइनस, इन दोनों का इंटू गुणा और इन दोनों का भाग भी एक अपरिमेय संख्या होगी। हम जस्ट इसके बाद वो पढ़ेंगे कि वो भी अपरिमेय संख्या होगी। फिलहाल अभी पढ़ेंगे इसके बारे में। ये देखिए मैंने यहां लिखा है, ये परिमेय ये अपरिमेय, इनका जोड़, इनकी बाकी, इनका गुणा, इनका भाग, ये भी अपरिमेय संख्या होती है, सिद्ध करो। प्रश्न ऐसा आता है, ये सिद्ध करना होता है, मतलब ये भी अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध करो। बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इजीली समझ जाएंगे। अब उतना नहीं है, वहां आप √3 को जो है वो अपरिमेय संख्या प्रूव करी है, उतना इसमें नहीं है। इसमें यह मान लिया गया है कि √3 जो है ये √2 भी हो सकता है, इनमें √5 भी हो सकता है। यहाँ यह मान लिया गया है कि अंडर की ये संख्याएं जो है ये अपरिमेय संख्या है, ये तो मान लिया गया है, और ये परिमेय है, ये भी मान लिया गया है। अब आपको ये सिद्ध करना है, जैसे ये सिद्ध करना है 2 + √3, ये अपरिमेय संख्या, ये सिद्ध करना है। तो आप यहां लिखोगे इसके अंदर, माना यह है एक परिमेय संख्या है, आपने मान लिया ये एक परिमेय संख्या है। वही बात पीछे वाली, परिमेय है तो सहअभाज्य आप मानने की आवश्यकता नहीं, ये परिमेय है तो इसका मतलब ये हो गया 2 + √3 बराबर a/b, जहां a और b पूर्णांक है, a और b पूर्णांक है। केवल पूर्णांक मान लेने से काम हो जाएगा, सहअभाज्य वाला मामला अब नहीं है। अब पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, ये 2 भी पूर्णांक है, ये अपरिमेय संख्या है। इसका मतलब यदि 2 को हम उधर ले जाएंगे तो इधर सारे पूर्णांक हो जाएंगे, और सभी पूर्णांकों का जोड़, बाकी गुणा, भाग पूर्णांकों का, तो एक पूर्णांक ही होता है। पूर्णांक होता है तो अपरिमेय होती है। ये अकेले जो है अपरिमेय इधर रह जाएगी। एक अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या बराबर हो नहीं सकती, इसीलिए सिद्ध हो गया कि 2 + √3 एक परिमेय संख्या नहीं है बल्कि एक अपरिमेय संख्या है। हमारा वही बात, हमारी परिकल्पना यहाँ भी गलत होगी। इन चारों में ऐसा होना है, जैसे कि यहाँ √3 बराबर ये a/b, और ये 2 इधर गया -2 बटा में 1 लगा देते हैं, लघुत्तम लेते हैं b, तो यहां से आ गया a - 2b। अब ये √3 इधर, ये a - 2b बटे b इधर। अब ये भी पूर्णांक, ये भी पूर्णांक, ये भी पूर्णांक, ये भी पूर्णांक, इन पूर्णांकों का गुणा, इसमें से ये घटाना, इस पूर्णांक में इसका भाग देना, ये सारी पूर्णांक है तो ये परिमेय है, तो ये अपरिमेय है। तो एक परिमेय और अपरिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकती। हम लिखते हैं एक परिमेय
ये प्रमेय संख्या बन गई, ये प्रमेय संख्या बन गई, ये प्रमेय है ही। एक प्रमेय और अप्रमेय संख्या बराबर नहीं हो सकती। इसलिए हमने जो माना था कि 2 + √3 एक प्रमेय संख्या है, ये प्रमेय नहीं है, हमारी परिकल्पना गलत थी, ये एक अप्रमेय संख्या है। ठीक है, इसी तरह से आप और भी कर सकते हैं, चाहे कुछ भी लें आप। जो अप्रमेय संख्या है इसको एक तरफ ले लें, जैसे आपने ये लिया 2√3, इसके लिए लिया आपने, मानना ये एक प्रमेय संख्या है, मान ली, तो हमने क्या मान लिया a/b, और मान लिया कि ये दोनों पूर्णांक है, 2 बटा में गया √3 बराबर a/2 भी। अब बताइए, ये पूर्णांक, ये पूर्णांक, ये पूर्णांक, तो ये पूर्णांकों का गुणा, इस पूर्णांकों का इसमें भाग, इसका मतलब ये प्रमेय और ये अप्रमेय। अब ये दोनों बराबर हो नहीं सकती, हमने जो माना था कि ये प्रमेय है, गलत है, ये 2√3 एक अप्रमेय संख्या है। जस्ट इस तरह से आप इनमें से किसी को भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे आप 2/√3 लिया, 2/√3 मानना ये एक प्रमेय संख्या है, इट मीन्स a/b, इसका मतलब a और b दोनों पूर्णांक है। इसका गुणा हुआ √3a बराबर 2b, और √3 यहीं रखना है, ये हमारी पहले से बात क्लियर है। ये अप्रमेय, ये प्रमेय। ये प्रमेय क्यों? क्योंकि ये पूर्णांक है, सारे पूर्णांकों का जोड़, बाकी गुणा भाग पूर्णांक ही होते हैं हमेशा। तो छात्रों, इस तरह से ये महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है, ये आपके बोर्ड एग्जाम के हिसाब से 10वीं क्लास में 30 क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में, राजस्थान बोर्ड में। 1 से 10 तक 1-1 नंबर के, 11 से 15 तक 2-2 नंबर के, 16 से 25 तक 3-3 नंबर के, और 26 से 30 तक 6-6 नंबर के। हम जो एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं इसका वेटेज बोर्ड एग्जाम में 3 है, और पहला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 3 बोर्ड एग्जाम के प्रश्न पत्र में, और वो 1 नंबर का होता है। और दूसरा क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 12 जो 3 नंबर का होता है। दूसरा क्वेश्चन इन क्वेश्चनों में से आता है। आज इतना ही, आप इसको अच्छे से पढ़िए, इसको ध्यान से देखिए, अपनी कॉपी में उतारिए और सीखने की कोशिश करिए। ओके।